दोस्तों नमस्कार, जय राम जी की। आज हम डीसी डीसी कन्वर्टर्स के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे और बक कन्वर्टर्स की बात करेंगे इसमें डिटेल में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है बक कन्वर्टर इक्विवेलेंट सर्किट। फिर हम बात करेंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, जिसमें वोल्ट सेकंड बैलेंस इक्वेशन और एम्पियर सेकंड बैलेंस इक्वेशन है। नंबर 3 पावर बैलेंस इक्वेशन। फिर वेवफॉर्म एनालिसिस, उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। बक कन्वर्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है। इस इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास जो है ये डीसी सोर्स है इनपुट पर, ये डायोड है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, और ये कुछ लाल पेन से जो मैंने डायरेक्शन दिखाए हैं ये कन्वेंशनल डायरेक्शन, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। ये स्विच का जो वोल्टेज है वो वी और 101 के वन डैश के रेस्पेक्ट में है। डायोड का जो वोल्टेज है वो एनोड का वोल्टेज कैथोड के रेस्पेक्ट में है। इस तरीके से ये बक कन्वर्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये साइड में जो हमने बनाया कंट्रोल सिग्नल है। इस कंट्रोल सिग्नल में ऑन टाइम और ऑफ टाइम के रेशो के हिसाब से ड्यूटी साइकिल मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो आपका टी ऑन ऑन टाइम है और टी ऑफ ऑफ टाइम है। तो इस तरीके से आपका ये ड्यूटी साइकिल डिफाइन होगी। अब ऑन स्टेट का इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने है। देखिए, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिंपल चीज़ है। ये स्विच को ऑन किया है, मतलब जीरो और टी के बीच में ये टी ऑन, मतलब जीरो से टी के बीच में जब स्विच ऑन है तो ये कंडीशन आ जाएगी आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो हम इसमें एक बार केवीएल लिखेंगे और दूसरी बार लिखेंगे केसीएल। तो केवीएल इक्वेशन हो जाएगी आपके सामने। देखिए, एल डी डी टी ऑफ आई एल इज इक्वल टू वी डी सी माइनस वी नॉट। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। केसीएल हो जाएगा सी डी वी नॉट अपॉन डी टी प्लस वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू आई एल। ये केसीएल हम लगाया इस नोट पर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 डिफाइन हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 या फिर थर्ड नंबर पे जैसे हम स्विच का वोल्टेज निकाले, तो स्विच का वोल्टेज स्विच चूंकि शॉर्ट किया है तो ऑन पीरियड में स्विच का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। डायोड का वोल्टेज क्या होगा एनोड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे कैथोड का, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस वीडीसी होगा, क्योंकि ये जब मैंने इसको शॉर्ट किया तो ये डायोड का एनोड टर्मिनल इसके नेगेटिव वीडीसी के नेगेटिव पोलैरिटीज कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये आपके वोल्टेज है। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं ऑफ स्टेट में। तो ऑफ स्टेट का मतलब डी टी और टी के बीच में जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है ये आपके सामने है। इसमें स्विच को ऑफ कर दिया गया और डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इसमें करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए आपकी आईडी करंट हो गई। ठीक है, तो ये आप इनमें आप केवीएल और केसीएल लिख दीजिए। तो सिंपल है, केवीएल लिखेंगे आपका एल डी डी टी ऑफ आई एल इज इक्वल टू माइनस वी नॉट हो गया। इसी तरीके से केसीएल आपका वही रहेगा जो पहले था। जिस तरीके से पहले था केसीएल, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 और 4 सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि इस नोड पर केसीएल सेम रहेगा। इसी तरह स्विच का जो वोल्टेज है वो आपका हो जाएगा वीडीसी और डायोड का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इस समय शॉर्ट हो रखा है डायोड। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे वोल्ट सेकंड बैलेंस की। अब देखिए, वोल्ट सेकंड बैलेंस को निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था भी केवीएल केसीएल जो हमने डिफाइन की थी। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में दो इक्वेशंस लिखी जाती हैं। एक तो वोल्ट सेकंड बैलेंस इक्वेशन है, दूसरी एम्पियर सेकंड बैलेंस इक्वेशन है। वोल्ट सेकंड बैलेंस लिखने के लिए आप केवीएल दोनों यूज कर लेंगे। ऑन और ऑफ के जो केवीएल हैं आपके, उनको दोनों यूज कर दूंगा। तो ये देखिए आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, ये पूरी इक्वेशन हमने लिख दी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू डी इंटू वी डी सी हो जाएगी। दोस्तों मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ चीज़ें सिंपल हैं जिससे वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ेगी और वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कम लेंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की वहाँ मैं उस चीज़ को एलोबरेट कर दूंगा। तो फिलहाल हमारे पास वी नॉट की वैल्यू डी वी डी सी आ गई। ठीक है, तो ये चूंकि डी की वैल्यू एक से कम होगी टी ऑन अपॉन टी के हिसाब से, तो वी नॉट की वैल्यू हमेशा वी डी सी से कम होगी, मतलब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होगा। इसलिए इसको स्टेप डाउन कन्वर्टर या स्टेप डाउन बक कन्वर्टर जो इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एम्पियर सेकंड बैलेंस निकालेंगे। तो एम्पियर सेकंड बैलेंस निकालने के लिए दोनों केसीएल को यूज करके मैं लिखता हूं। तो देखिए फिर से आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशंस को हमने लिखा है, ये इक्वेशंस को हम लिखेंगे। तो हमने ऑन पीरियड का हमारा डी टी था और ऑफ पीरियड था हमारा 1 माइनस डी टी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मतलब पार्ट 1 में, इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में मैं आपको ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये अब जल्दी से इन इक्वेशंस को हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन जो है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में जो नेट करंट होती है एवरेज करंट जीरो होती है एक साइकिल में, क्योंकि हमारा साइकिल पूरा है डी टी से लेके टी तक। तो ये हमारा पूरा साइकिल है, इसलिए इसमें आपका एवरेज करंट जीरो हो जाएगी कैपेसिटर की। और ये वाला जो सेकंड ब्रैकेट है इसका वैल्यू हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर, और ये इक्वल टू में जो वैल्यू आ रही है ये वाली, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी आई एल, क्योंकि ये एवरेज करंट हो गई, लोड करंट या इंडक्टर करंट। ठीक है, अब ये आई एल की वैल्यू वी नॉट अपॉन आर के बराबर हो गई, और वी नॉट कितना है डीवीसी अपॉन आर। तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये पावर बैलेंस की बात करते हैं। देखिए पावर बैलेंस अगर आइडियल केस लेता हूं मैं, आइडियल केस है ये,
ठीक है दोस्तों, हमारे पास आइडियल केस है ये। तो आइडियल केस में हम बात करेंगे तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी, सिंपल बात है। इनपुट पावर क्या होगी, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये वाला ये डायग्राम देखिए, इनपुट पावर क्या होगी, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, ठीक है। तो VDC इंटू IS, ये IS सोर्स करंट है, और आउटपुट पावर हो जाएगी V0 इंटू I0। तो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी है, V इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट, तो VDC इंटू I। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा IS इज इक्वल टू DI0, ठीक है। तो IS इज लेस देन I0 हो गया, क्योंकि डी की वैल्यू 1 से कम है, इसलिए IS मतलब सोर्स जो करंट होगी वो आउटपुट करंट से कम होगी, ठीक है। क्योंकि सोर्स का वोल्टेज आउटपुट से ज़्यादा है, तो सोर्स करंट आउटपुट वोल्टेज से कम होता है। तो ये DC इक्विवेलेंट हो गया ट्रांसफार्मर का, DC इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपने जैसे पढ़ा हुआ, तो नेट इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होती है, KVA इक्वल करते थे। तो ये आपका पावर बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए ये जो है ये वेव फॉर्म एनालिसिस। अब देखिए वेव फॉर्म एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, सिंपल बात बता रहा हूँ आपको मैं, तो मतलब शॉर्ट में बताऊंगा, सिंपल क्रिस्प चीज बताऊंगा आपको, जो बिल्कुल काम की चीज है यहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वेव फॉर्म एनालिसिस में हम दो तरह से वेव फॉर्म एनालिसिस करेंगे, एक तो ऑन स्टेट की और दूसरी करेंगे ऑफ स्टेट की, ठीक है। ऑन स्टेट का मतलब वो 0 और DT के बीच में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो मैंने अभी आपको KVL लिखी थी, जो KVL लिखी थी, उसी इक्वेशन को हम मैनिपुलेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई दोस्तों कि अब वीडियो की लेंथ कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा सकूं, ठीक है। तो ये DIL अपॉन DT इज इक्वल टू VDC माइनस V0 अपॉन। अब यहाँ पर ये दिया, ध्यान रखिए दोस्तों, VDC की वैल्यू हमेशा V0 से बड़ी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो जैसा बताया था मैं आपको पार्ट 1 में कि अगर ये वैल्यू DT ऑफ IL मतलब ये VL हो गया, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। इसी तरह से ऑफ स्टेट में क्या होगा, जब DT ऑफ IL, अब ये माइनस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू माइनस है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगा। और तो ऑन स्टेट में इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, और ऑफ स्टेट में एनर्जी को रिलीज कर देगा इंडक्टर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं आपके सामने, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। आपने इस y इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करना है, तो ये आपका ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, जिसको हम मिनिमम करंट यहाँ पर लेके चलना है। ये करंट जीरो भी हो सकती है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आपका y इक्वल टू mx प्लस c की मदद से इसको हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ, लेकिन जल्दी से ये समझ लेते हैं पहले ऑफ स्टेट क्या है। ऑफ स्टेट में हमारी सेकंड वाली इक्वेशन आ गई, मतलब जो KVL, जो ऑफ स्टेट वाला KVL था, ठीक है, उसको मैंने यूज करके अगेन इसको y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये K2 की वैल्यू जो है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है, ये वैल्यू मैक्सिमम करंट होगी, और ये वाली जो करंट थी K1 जो था वो कांस्टेंट, वो मिनिमम करंट थी। तो इंडक्टर में दो करंट होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम करंट। उन्हीं के बीच में इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टर जो होगा चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। अब कैसे होता है ये देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने एक्सप्रेशन, अब हमें यहाँ पर डेल्टा IL का कैलकुलेट करना है, तो उस पर जाने से पहले थोड़ा सा ये डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये वाला जो करंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इतना वैल्यू वाई एक्सेस पर जो मेजरमेंट करते हैं वो IL मिनिमम है, और ये वाली जो करंट है, ये देखिए, अब ये यहाँ पर इस वेवफॉर्म के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका राइजिंग और दूसरा पार्ट है डिकिंग। तो राइजिंग पार्ट जो होगा वो हमारा होगा इस इक्वेशन की मदद से, ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है, जिसमें स्लोप VDC माइनस V0 अपॉन L है। अब मैंने आपको बता दें VDC माइनस V0 चूंकि पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड वाली इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर ये स्लोप आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर माइनस में है, तो y इक्वल टू mx प्लस c से ये स्लोप नेगेटिव हो गया। तो एक स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, साफ बिल्कुल साफ चीजें मैंने बिल्कुल एकदम क्लियर करने यहाँ वेव फॉर्म में लिख दी है कि स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज VDC इज ग्रेटर देन V0। और यहाँ पर सेकंड वाले केस में स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर वाले केस में इंडक्टर चार्ज होगा, L का चार्जिंग होगा, ठीक है। यहाँ मतलब 0 से DT तक इंडक्टर चार्ज होगा, और DT से T तक इंडक्टर जो होगा डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ T से अगला साइकिल शुरू होगा, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो इंडक्टर आपका यहाँ पे फिर चार्जिंग शुरू हो जाएगी, रिपीट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। यहाँ जो T1 है, ये T1 टाइम है, और ये T2 है, कोई भी टाइम हो सकते हैं, स्मॉल T1, स्मॉल T2, और ये स्मॉल T3। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये आपको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो T1, T2 और T3 ये इंपॉर्टेंट, ये जो टाइम पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अब वेवफॉर्म्स की। देखिए वेवफॉर्म बहुत सिंपल है, आपको देखने में यहाँ पर काफ़ी सारी वेवफॉर्म नजर आ रही है, बट मैं एक एक करके हर चीज़ को सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर कई सारी वेवफॉर्म्स है। वेवफॉर्म में एनालिसिस जब हम करते हैं, तो यहाँ पर एक तो सबसे ऊपर कंट्रोल सिग्नल बना हुआ है, मतलब कंट्रोल सिस्टम वही जो मैंने आपको बताया था, DT ऑन और ऑफ टाइम, मतलब स्विच को जब ऑन ऑफ टाइम ऑन ऑफ करने के लिए ये आपका ये आपके कंट्रोल सिग्नल दिया गया, नहीं 0 से DT तक, या
ऑन हो रहा है और dt से t तक यहाँ ऑफ होगा। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर वही वेव फॉर्म है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। देखिए अभी पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी ये वाली वेव फॉर्म, थोड़ी यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाई हुई है। तो यहाँ पर ये सारी वेव फॉर्म्स एक साथ दिखाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है इस वेव फॉर्म में, ये वेव फॉर्म का जो लीनियर पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है और दूसरे पार्ट में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ नया साइकिल हो गया। यहाँ पर ये रेड लाइन जो दिखाई है, जो मैंने रेड लाइन जो दिखाई है वो एवरेज वैल्यू है दोस्तों, ये एवरेज वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू जो होगी मिनिमम और मैक्सिमम के जस्ट मिड से जाएगी, ठीक है, ये मिडिल से जाएगी। इसको समझने के लिए देखिए ये डायग्राम ये छोटा सा मैंने यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो वेव फॉर्म है इसके इसका पूरा एरिया मैं निकालता हूँ, जिसको मैं देखिए जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया अगर मैं निकालूंगा तो ये पूरा एरिया जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया आप जब निकालेंगे तो ये एरिया जो है ना, इसका एरिया एवरेज एरिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान ली इसको मिनिमम करंट में 10 एम्पियर लेता हूँ और मैक्सिमम करंट 12 एम्पियर लेता हूँ, तो 10 और 12 का एवरेज हो जाएगा 11 एम्पियर। तो ये जस्ट लाइन मिड से जाएगी। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार इस वेवफॉर्म को थोड़ा एनलार्ज करके देख लेते हैं, क्योंकि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म आईएल की होती है। तो यहाँ पर आईएल में देखिए ये डेल्टा आईएल हो गया। डेल्टा आईएल का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा आईएल बोलते हैं, ठीक है। ये डेल्टा आईएल, अब मैंने आपको बताया ये जो एवरेज वाला वैल्यू है इसके मिड से जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ये मिड लाइन का मतलब वो डेल्टा आईएल के दो पार्ट हुआ, डेल्टा आईएल बाई 2 और ये डेल्टा आईएल बाई 2, ठीक है। तो डेल्टा आईएल ये जो आपका एवरेज करंट है रेड, और ये दोनों उसके पोर्शन है, ठीक। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसके बाद ये ऊपर वाली वेवफॉर्म समझने की थी। अब यहाँ पर ये सिंपल है, देखिए अब ये दूसरी वाली वेवफॉर्म है स्विच की। तो देखिए अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्विच को हम जब ऑन ऑफ करते हैं तो उसकी स्विच के क्या शेड्यूल रहता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये जिसमें बनाता है स्विच की वैल्यू, स्विच वोल्टेज की वैल्यू 0 थी, ठीक है, ऑन में। और जब ऑफ था, जब मेरा जो स्विच ऑफ था तो उस केस में वोल्टेज का डीसी था, ठीक है। तो 0 और डीसी, तो यहाँ पर ये वेवफॉर्म बनाई है। देखिए ये स्विच का वोल्टेज है, ये स्विच का वोल्टेज जो है उसकी वेवफॉर्म है, ये 0 है वोल्टेज, ये डीसी है, ठीक है। अब स्विच की करंट अगर मैं निकालता हूं तो स्विच की करंट कैसे निकालेंगे? स्विच की करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्विच में जो करंट है वो मिनिमम करंट यहाँ पर है और ये मैक्सिमम करंट है। तो यहाँ पर स्विच क्या है आपका, बेसिकली स्विच, देखिए अगर ये डायग्राम यहाँ पर देखेंगे, स्विच में करंट वही है जो आपका ये इंडक्टर में करंट जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब स्विच ऑन होगा तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा, तो स्विच की करंट इंडक्टर करंट के बराबर होगी। तो जब जब भी स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर करंट और स्विच करंट एक सी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो स्विच का करंट जो है वो इंडक्टर करंट जैसा है। अब जैसे ही स्विच को ऑफ कर देंगे तो स्विच को जैसे ही ऑफ कर देंगे तो स्विच की करंट 0 हो जाएगी, ये यहाँ पर देखिए 0 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल से रिपीट होगा, ठीक। इसी तरह से दूसरा वाला करंट है जो डायोड का करंट, तो जब स्विच ऑफ होगा तब डायोड ऑन हो जाएगा। तो जो इंडक्टर का करंट जो है वो इंडक्टर करंट जो है अब वो डायोड के थ्रू फॉलो होगा, क्योंकि इंडक्टर की एनर्जी इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इंडक्टर को अपना मतलब इंडक्टर की जो करंट है उसको फ्री व्हीलिंग के लिए पाथ चाहिए, तो वो डायोड के थ्रू होगा। तो यहाँ पर ये जो करंट जो होगी वो डायोड करंट जो होगी वो स्विच वाली करंट ही हो जाएगी, ठीक है। सॉरी इंडक्टर करंट। तो ये आपके दोनों डायग्राम मैंने आपको समझा दिए। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं स्विच का वोल्टेज, मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज डायोड का वोल्टेज, तो डायोड का वोल्टेज भी ठीक उसी तरह निकाल लेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये डायोड का वोल्टेज जब ऑन था तो डायोड का वोल्टेज था माइनस VDC, और जब ऑफ था तो डायोड का वोल्टेज था ये देखिए 0, ये 0 वोल्टेज था, ठीक है। तो माइनस VDC और 0। तो ऑन स्टेट में माइनस VDC, ये देखिए ऑन स्टेट में माइनस VDC और ऑफ स्टेट में ये 0 हो गया, ठीक है। अब इंडक्टर का वोल्टेज नेट वोल्टेज हमेशा 0 होता है। तो इंडक्टर में अभी आपको मैंने दिखाया KVL आपने लिखे हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों केवीएल लिखा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखिए। तो इक्वेशन 1 में जो केवीएल है वही इंडक्टर का वोल्टेज है, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या है, VD से माइनस V0 ऑन में, और ऑफ में क्या है माइनस V0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये VDC माइनस V0 है और ऑफ में ये वोल्टेज हो गया आपका माइनस V0 के बराबर। तो ये सिंपल चीज हो गई। अब यहाँ पर अगली दो वेव फॉर्म्स है जिनको और ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें एक वेव फॉर्म है आपकी कैपेसिटर करंट और दूसरी वेव फॉर्म है वोल्टेज कैपेसिटर का, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज या कैपेसिटर करंट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था मैंने बक कन्वर्टर का, इसमें आउटपुट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज हमेशा एक से होंगे क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है, बराबर होंगे। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ जो ध्यान देने की है वो देखिए, यहाँ पर KCL जो है आपने लिखेंगे तो IL इक्वल टू IC प्लस I0। तो अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो IL की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल IL, और कैपेसिटर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, और ये I0 जो एवरेज करंट है वो कैपिटल I, मतलब स्मॉल लेटर से कैपिटल में आ गया, जिसमें कैपेसिटर की करंट 0 हो गई। तो कैपिटल IL इक्वल टू कैपिटल I0 के बराबर होगा, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है कैपेसिटर करंट का जो डायग्राम है, वो कैपेसिटर करंट कैसे निकालेंगे। कैपेसिटर करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने ये वाला फॉर्मूला देखना है। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ आई एल की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया आई सी प्लस आई जीरो होती है, ठीक है। तो आई सी इक्वल टू आई एल माइनस आई जीरो हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो कैपेसिटर चार्जिंग होगा और नेगेटिव होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पर ये ही यहाँ पर दिखाया गया है जो रेड पोर्शन है जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले T1 और T2 है ना, मैंने आपसे कहा था इसको टाइम पॉइंट्स को नोट करके रखिए T1 और T2। तो T1 और T2 खास पॉइंट्स है। ये इन पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, करंट जो है कैपेसिटर की करंट मतलब ये वाली जो एवरेज करंट है वो आपकी जस्ट उसके बराबर है। ये देखिए मैं आपको फिर से वो वाला बड़ा वाला डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, ये T1 था और ये T2 था। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर हमारा जो क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर ये इस पॉइंट पर ये वाला जो रेड वाला लाइन है और ये दोनों मैच कर रही हैं, तो इन पॉइंट्स पे जीरो हो गया। मतलब आई एल की वैल्यू एवरेज वैल्यू जो हो गई आपकी वो आई एल के बराबर हो गई। तो आई सी की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आई सी की वैल्यू जीरो हो गई, इस पॉइंट पर आई सी की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये जो इंडक्टर करंट है, कहने का मतलब ये है कि इंडक्टर करंट जो आप बनाया है जो वेव फॉर्म है सेम टू सेम वेव फॉर्म होगा। बस इसको आप क्या करेंगे, इस वेव फॉर्म को आप नीचे पुल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर दोस्तों आई एल इजल टू आई सी माइनस आई नॉट है, तो आई सी इजल टू आई एल माइनस आई नॉट। तो वो जो इंडक्टर का करंट का उसको उसमें से आई नॉट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इंडक्टर करंट तो कैपेसिटर करंट के वेवफॉर्म सेम होंगे, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। तो ये डेल्टा क्यू कहलाता है, इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था T1 और T2 के बीच में चार्जिंग हो रही है, ठीक है। T1 से T2 के बीच में, क्योंकि T1 से T2 के बीच में चार्जिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में T1 और T2 के बीच में ये जो जो करंट है, जो इंडक्टर करंट है वो एवरेज करंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर ज़्यादा होगी वैल्यू उसकी एवरेज करंट से तो चार्जिंग होगी, और T2 और T3 के बीच में चूंकि ये करंट इससे एवरेज वैल्यू से कम हो गई है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ देखिए ये जो वोल्टेज है आप देखिए दोस्तों, यहाँ T1 और T2 के बीच में ये चार्जिंग हो रही है, ये देखिए एक्सपोनेंशियल चार्जिंग होगी, और T2 से T3 के बीच में ये डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया, ठीक। दोस्तों यहाँ पर अब एक ये वेवफॉर्म, और आप इसमें एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है आपको, ये वाला जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है उसका जो पॉजिटिव पोर्शन है और नेगेटिव पोर्शन, ये एरिया नेट हमेशा जीरो होता है। मतलब पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया हमेशा इक्वल होते हैं। इसको आप कभी भी कैलकुलेट करिए। तो आप इसमें सुटेबल वैल्यूज प्लेस करेंगे, VDC और V0 की कुछ वैल्यूज आप प्लेस करके यहाँ पर रखेंगे तो आप पाएंगे कि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया एग्जैक्टली इक्वल है, तो नेट एरिया हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ पर थोड़ी सी रखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको समझानी, जैसे मैंने यहाँ पर VDC में आपको जल्दी से बताता हूँ। VDC की वैल्यू जैसे मान लो 300 वोल्ट लेता हूँ और आउटपुट वोल्टेज अगर मैं 100 वोल्ट ले लेता हूँ तो यहाँ पर D की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, बिकॉज D इज इक्वल टू ये V0 अपॉन VDC, तो T की वैल्यू वन थर्ड हो गया। तो वेव फॉर्म का अगर पॉजिटिव एरिया निकालेंगे, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एरिया निकालने के लिए, इसका ये रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालें तो एरिया आ जाएगा 200 इंटू T/3, और नेट एरिया से निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपको -200 T/3। तो कहने का मतलब है नेट एरिया इसका जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बात करते हैं अगली जो है एक्सप्रेशन, जो हमने आपको एजेंडा बताया था, हमारे जो पॉइंट्स हैं हमारे इस वीडियो में जो पॉइंट्स हैं डिस्कशन करने के। दोस्तों देखिए जिस तरह से मैं आपको बताता था, जो भी मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड, कि मेरा जो एजेंडा है एग्जैक्टली उसी से, मैं कोई डेविएट नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उन्हीं को उसी ऑर्डर में कवर कर रहा हूँ। कोशिश मेरी ये जिससे आपको भी स्ट्रीमलाइन फ्लो मिलेगा और आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा वीडियो में। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। इस पर कोई कमेंट हो तो बताइए, फीडबैक के लिए, आगे इंप्रूवमेंट के लिए और कोशिश करूंगा मैं। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं वेवफॉर्म एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4th नंबर पे अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 5th और 6th पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं वेवफॉर्म एनालिसिस में हमारी जो बात हो रही है अब एक्सप्रेशन फॉर IL। तो देखिए एक्सप्रेशन फॉर IL जो हम बात कर रहे हैं, देखिए डेल्टा IL, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है डेल्टा IL का निकालना। डेल्टा IL मैंने आपको बताया मिनिमम और मैक्सिमम करंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है। ये वाला ये मैक्सिमम और मिनिमम करंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम डेल्टा IL बोलते हैं। तो डेल्टा IL निकालने की क्या तरकीब है, देखिए हम आपको मैं समझा रहा हूँ। ये मैंने आपको जो बताई थी अभी, ये जो फॉर्मूले बताए थे, जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए एक बार जल्दी से फिर से, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट को जो मैंने एक्सप्रेशन बताए थे, जो जो रेड बॉक्सेज में मैंने क्लोज किए हैं, तो इन इक्वेशंस को आप जब यूज करेंगे तो आपको डेल्टा IL की वैल्यू निकालने में मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखिए उन इक्वेशंस में आप IL T इक्वल टू IL मैक्स कब होगा, जब T इक्वल टू DT है। कैसे DT है, देखिए यहाँ पर इस सर्किट को अगर इस वेवफॉर्म को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए जब T की वैल्यू DT के बराबर होगी तो वैल्यू इसकी मैक्सिमम करंट हो जाएगी, तो IL मैक्स हो जाएगा ये, ठीक है।
तो आई एल की वैल्यू आई एल मैक्स के बराबर हो जाएगी कब, जब टी की वैल्यू डी टी है। तो बस ठीक है, इसको अब हम जल्दी से करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आई एल मैक्स, तो मैंने ये दोनों कंडीशन रखी उन इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये मैथमेटिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ खास समझने का नहीं है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट वे में समझाई है। ठीक है, तो जहाँ तक कोशिश करिए आप इसको मैथमेटिक इक्वेशन को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो डेल्टा आई एल की वैल्यू आ जाएगी बी डी सी अपॉन एल इंटू डी इंटू 1 माइनस डी इंटू टी। ठीक है, तो ये कहलाता है पीक टू पीक रिपल इन आउटपुट करंट। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू हम इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि सर्किट जब डिजाइन करते हैं तो इसकी पीक टू पीक रिपल हम डिजाइन पीक टू पीक रिपल के हिसाब से करते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ड्यूटी साइकिल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आ जाएगी 50% जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैक्सिमम मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। तो डेल आई एल मैक्स कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर कंडीशन जैसे हम करते हैं, तो ये कंडीशन पुट करेंगे, डी की वैल्यू 1/2 पुट यहाँ करूंगा, तो यहाँ पर डेल आई एल मैक्स आ जाएगा वी टी सी अपॉन 4 इंटू एल इंटू एफ। तो ये ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्या है, 1/t के बराबर है, मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको बोलते हैं आप स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डेल्टा आई एल मैक्स यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देखनी हुई है, जो जो डेल्टा आई एल मैक्स है वो फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए एक्सप्रेशन ऑफ वी नॉट। अब डेल्टा वी नॉट कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी नॉट के लिए दोस्तों एक बार फिर से हम उस वेव फॉर्म को देते हैं जिसमें मैंने आपको समझाया था। एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो जो पॉजिटिव एरिया है जिसको मैंने शेडेड कर रखा है, जिसको डेल्टा क्यू बोला है। ठीक है, तो आपने इनिशियल अपनी क्लास में पढ़ा था आई क्यू और आई के बीच में रिलेशन। ठीक है, वी और क्यू के बीच में रिलेशन आप लिख सकते हैं। तो आप अगर आपको डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा क्यू बाई सी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, तो डेल्टा वी नॉट निकालना है मुझे, डेल क्यू बाई सी। तो यहाँ डेल क्यू कैसे निकाला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर इसका एरिया निकाला है। ठीक है, तो मैथमेटिक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये मैंने इसको t/2 कर दिया है। ठीक है, ये t/2 हो गया, और ये बाकी का एरिया t/2 है। ठीक है, तो t/2 का मतलब ये नहीं ड्यूटी साइकिल आपका 50% है, ये मैंने एक जनरल एरिया है, क्योंकि जितना टाइम यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसमें से आधे टाइम में, मतलब t1 से t2 के बीच में वही डिस्टेंस है जो t2 और t3 के बीच में है, तो इन्हें हमने t/2 ले रखा है। तो t/2 डिस्टेंस में डेल्टा क्यू मुझे आपका यहाँ कैलकुलेट करना है, तो एरिया निकाल लूंगा मैं इसका। तो एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, तो यहाँ पर इसके हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू डेल्टा आई एल बाई टू इंटू t/2। ठीक है, डेल्टा आई एल बाई टू मैंने आपको समझाया था अभी। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये डेल्टा आई एल बाई टू है। ठीक है, इसकी हाइट जो है डेल्टा आई एल बाई टू है। तो अब इसको जल्दी से आगे प्रोसीड करते हैं दोस्तों। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ, वीडियो कम समय में मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें इसको बक कन्वर्टर को कंप्लीट कर दूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू डेल क्यू बाई सी से। अब इसको हम सॉल्व करें तो डेल्टा वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/8 वी डी सी अपॉन, ये देख रहे हैं आप, डी इंटू 1 माइनस डी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसमें फिर से मैं वही करूंगा, इसके डेल्टा वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे डिजाइनिंग में अपना एक तो रिपल्स निकालने होते हैं, वोल्टेज में कितने फ्लक्चुएशन है और करंट में कितने फ्लक्चुएशन है, मतलब कैपेसिटर वोल्टेज जो कि आउटपुट वोल्टेज है और जो करंट है आउटपुट का। ठीक है, जो इंडक्टर का करंट है, उन दोनों में मैं फ्लक्चुएशन देखना चाहता हूँ डिजाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर डेल वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा जैसे पिछली बार किया था। तो यहाँ पर मैं मेरा फिर से वही कंडीशन निकल के आएगी, डी की वैल्यू 50% मतलब 1/2। तो यहाँ पर इसको वैल्यू निकाल लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रिपल की डी सी अपॉन 32 एल सी इंटू एफ स्क्वायर। इसको पॉज करके आपको वीडियो को एक बार इसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिफिल आ गया, पीक टू पीक रिफिल एंड आउटपुट वोल्टेज। अब हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों भी बताया था थोड़ी देर पहले, मैं जो डायग्राम बनाया था आई एल का, ये वाला देखिए एक बार फिर से बात करता हूँ, बहुत सिंपल है। अब देखिए आगे का डिस्कशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो वेवफॉर्म बनाया था दोस्तों, जिसमें मैंने कहा था कि आई एल मिनिमम की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो वो जीरो कंडीशन कब आती है, जब ये वाला जो कर्व है वो जस्ट यहाँ पर टाइम एक्सिस को टच करे, मतलब ये वाला जो जो मिनिमम पॉइंट है, वो मिनिमम जो करंट है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए आप ये वाली वो वाली जो आपकी डायग्राम थी उसको मैंने मॉडिफाई करके यहाँ बना दिया। ठीक है, तो इसमें इस डायग्राम में कोई खास चीज समझने की नहीं है, ये डायग्राम जस्ट आपका मॉडिफाइड है। वो कब, जब बाउंड्री कंडीशन निकालना है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन के केस में आई एल की वैल्यू डेल्टा आई एल बाई टू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम करंट जीरो होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। अब देखिए यहाँ टोटल मैथमेटिकल है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, तो आई एल की वैल्यू मैंने रख दी
वो जो अभी हमने कैलकुलेट की थी वी नॉट अपॉन आर, तो वी नॉट की जगह डी वी डी सी अपॉन आर रख दिया। इसी तरह डेल्टा आई एल का एक्सप्रेशन भी मैंने निकाला था अभी, ठीक है, वो दोनों एक्सप्रेशन आप पुट करूंगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन को करेंगे तो यहाँ पर दो कंडीशन आएंगी मेरे पास, कंडीशन से मतलब इक्वेशंस आएंगी, क्योंकि मुझे सर्किट पैरामीटर्स निकालने हैं। तो इस इक्वेशन को मैं दो तरीके से लिखता हूँ। अगर मैं आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये आएगी 2l अपॉन 1 माइनस डी इंटू टी, और अगर मैं एल निकालता हूँ उससे तो 1 माइनस डी इंटू आर टी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वैल्यूज कहलाती हैं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस हैं ये, इसलिए इनको क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये डायग्राम वो जो कैपेसिटर का वोल्टेज था, जिसको आउटपुट वोल्टेज बोला था, वो कैपेसिटर का वोल्टेज भी आपका उसी तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो जाए तो यहाँ पर ये जस्ट टाइम एक्सिस को टच करेगा। देखिए यहाँ T1 T2 और T3 पर ये आपकी वैल्यूज जो है मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। तो अब डेल्टा डेल्टा वी नॉट आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी नॉट मतलब बाउंड्री कंडीशन पर कैसे निकालेंगे, तो फिर वहीं पर कंडीशन आएगी वी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन 2, जैसे मैंने आई एल के केस में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास तीन फॉर्मूले आए हैं, आर, एल और सी। तो बक कन्वर्टर्स के ये तीनों पैरामीटर्स क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग में। तो आपको बाउंड्री कंडीशंस के लिए ये वैल्यूज आपको पुट करनी होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसके जवाब दूंगा, ठीक है। जहां तक होगा मैं आपको कोशिश करूंगा इनकी क्लियर करने की, ठीक है। अभी वैसे मैं यहाँ क्लियर करता चल रहा हूँ। अब देखिए, अब आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज और है बाउंड्री कंडीशन में। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी सर्किट का बक कन्वर्टर का जो कंडक्शन बिहेवियर है वो कैसे जज करेंगे, वो किस मोड में काम कर रहा है, ठीक है। तो कंडक्शन बिहेवियर तीन तरह से हो सकती है, या तो कंटिन्यूस कंडक्शन होगा, या फिर बाउंड्री कंडीशंस होंगी उसकी, या फिर आपका डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा था आई एल इज इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई 2। अभी हमने ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव किया था, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था बाउंड्री कंडीशन के लिए फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इसको मैंने ये इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख दिया। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे इन इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखता हूँ। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक फॉर्मूला आता है, टर्म आती है 2l अपॉन आर टी, और राइट हैंड साइड पे आती है 1 माइनस डी। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है, यहाँ पर तो ये ड्यूटी साइकिल और इधर ये सर्किट पैरामीटर्स है एल आर, और ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अब ये वाला जो वैल्यू है ये सर्किट में, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, ठीक है, अगर इनमें ये रिलेशन है, जैसे अगर ग्रेटर देन 1 माइनस डी है, इक्वल टू 1 माइनस डी है, या फिर लेस देन 1 माइनस डी है, तो आपके कंडक्शन के ये आपके कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इससे कंडक्शन का बिहेवियर पता कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ये तीनों कंडक्शन बिहेवियर। अब इसके बाद मैं लास्ट बात करूंगा, लास्ट टॉपिक मैं बात करूंगा जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस कंडक्शन। चलिए तो हम देख लेते हैं डिसकंटिन्यूस कंडक्शन। तो देखिए डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में कुछ विशेष नहीं है, जो मैंने आपको पिछला डायग्राम दिखाया था उस डायरेक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करके बना देते हैं। एक बार चलिए ये साइड बाय साइड ये डायग्राम दोनों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये डायग्राम रखा हुआ है, ये डेल्टा ई जो जो इंडक्टर करंट का जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उस डायग्राम का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम था, ठीक है। इसी के तीन कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल कंडक्शन है आपका, ठीक है, और एक आपका होता है बाउंड्री कंडीशन, और एक होता है आपका डिसकंटिन्यूस कंडक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूस, बाउंड्री और डिसकंटिन्यूस, तो यहाँ पर देखना दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक बीटा टी और टी के बीच में एक ऐसा ये जो टाइम स्लॉट है जिसमें आपका करंट 0 हो गया है, ठीक है। पिछले वाले कंटिन्यूस कंडक्शन में क्या था, जस्ट करंट टच करके जा रहा था उसको, ठीक है। यहाँ पर लेकिन थोड़े समय के लिए करंट 0 हो रहा है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूस कंडक्शन बोलते हैं। बाकी सेम कर्व है जैसा पिछली बार मैंने आपको बताया। ये देखिए ये वाला जो है राइजिंग स्लोप है, जैसे हमने डिस्कस किया था वी डी सी माइनस वी नॉट अपॉन एल, और ये वाला जो है आपका ये स्लोप माइनस वी नॉट अपॉन एल है, ठीक है। एक बार इसको पॉज करके आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन क्या है, जो मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट जो है यहाँ पर ये मतलब 0 से dt के बीच में इंडक्टर चार्ज हुआ है, लेकिन डिस्चार्जिंग उसकी तेजी से हो गई। तो यहाँ पर मतलब अगला साइकिल शुरू होने से पहले ही करंट 0 हो गई, तो ये बीटा टी और टी के बीच में ये करंट 0 रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको डिसकंटिन्यूस कंडक्शन बोला है। स्लोप दोनों के सेम है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, स्लोप सेम है। स्लोप जो है देखिए चार्जिंग में बीटीसी माइनस वी नॉट अपॉन एल है, वही सेम वैल्यू है, और स्लोप जो डिस्चार्जिंग में वो माइनस वी नॉट अपॉन एल है। बस फर्क क्या है कि ये टी से पहले ये आपका यहाँ 0 हो गया है, ठीक है, अगले साइकिल से पहले ही करंट 0 हो गई है। तो यहाँ पर अब मैथमेटिकली देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो 0 से dt के बीच में फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था, ठीक है। और ये जब आपको मैंने बताया था कि बाउंड्री कंडीशन में निकालते हैं ना, तो यहाँ पर फिर से मैंने वही कंडीशन रखी, आई एल की वैल्यू आई एल मैक्स के बराबर है, टी इक्वल टू डी टी पे। यहाँ पर देखिए डी टी पर ये वैल्यू आई एल मैक्स के बराबर हो गई। तो इसको देख लेते हैं, आई एल मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ आपके, ठीक है। ये मैंने वैल्यू लिखी आई एल मैक्स इक्वल टू वी डी सी माइनस वी नॉट ऑन एल इंटू डी टी, ठीक है। और
सेकंड कंडीशन क्या है, डी टी, अब यहाँ पर बीटा टी, अब देखिए यहाँ पर बीटा एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम, ये वाला आपका जो फैक्टर ऐसा है जिसमें कि पॉइंट पर करंट जीरो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला जो ये वाला जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में रख दिया है मैंने कि आई एल इक्वल टू जीरो एट बीटा टी, टी इक्वल टू बीटा टी। तो यहाँ पर जीरो रखूंगा, ये सारा सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मैथमेटिकल है, आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। तो वी डी सी इंटू डी टी माइनस वी नॉट डी टी प्लस बीटा टी माइनस डी टी इक्वल टू जीरो एटसेट्रा, इन सबको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आएगी वी नॉट इक्वल टू डी अपॉन बीटा इंटू वी डी सी। मतलब यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि वी नॉट एक्सप्रेशन फॉर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड से दैट दिस इज डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। तो ये बताता है कि ये जो वी नॉट है वो डी इंटू बी डी सी होता है, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूस कंडक्शन बताओ, ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड है। तो सीसीएम का मतलब है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड और डीसीएम का मतलब है डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वी नॉट की वैल्यू डिसकंटिन्यूस मोड में, कंडक्शन मोड में हमेशा कंटिन्यूस कंडक्शन मोड से ज़्यादा होगी। इसमें वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सुटेबल वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आपका ये वैल्यू यहाँ पर जो होगा वो आपका ये मतलब वी नॉट का वैल्यू डिसकंटिन्यूस में कंटिन्यूस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपका डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड था। लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो दोनों वैल्यू चाहे वो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड हो या फिर कंटिन्यूस कंडक्शन मोड हो, दोनों की वैल्यू ही वीडीसी से हमेशा कम होती है। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक था, इसको मैंने कोशिश की है बहुत लूसिड वे में, बहुत ट्रांसपेरेंट वे में आपको एक्सप्लेन करने की। कोई कमी रही हो दोस्तों तो मैं क्षमा चाहूँगा और अगली बार और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए जो भी डिस्कशन होगा आपका। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर अब स्टॉप करता हूँ। अगले पार्ट 3 में हम जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम।